गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपके अपने चैनल सफलता उत्तर प्रदेश ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे। 40 नहीं, इसमें 43 क्वेश्चन है इस सेट में, और 8 चैप्टर होंगे, और 8 चैप्टर के प्रत्येक चैप्टर से 5 क्वेश्चन लिए गए हैं। तो अगर आप UPSI, UPSSC, UPP, SSC GD, UP TET, CTET, UPP, UP PET, सुपर टेट या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और हेल्पफुल होगा। और अगर आपके दोस्त इन सभी परीक्षाओं में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सभी अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे वह भी इस वीडियो को देखकर इसका लाभ ले सकें और आने वाली परीक्षाओं में अधिक नंबर अर्जित कर सकें। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला जो क्वेश्चन है वह है, पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। और अगला है, इसमें ऑप्शन है 1955, 1960, 1965 या 1970। और अगला है, हिंदी की आद्य जननी क्या है? ए अपभ्रंश, बी संस्कृत, सी प्राकृत या डी पाली। दोनों का आंसर आपको टिक करना है कि दोनों का आंसर क्या होगा, 1 और 2, और अपने नोटबुक में नोट करें। अगर जो क्वेश्चन का आंसर आपको आता है वो तो बहुत ही बेहतर है, और जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है उसको आप अपने नोटबुक में नोट करें, जिससे यह जो क्वेश्चन गलत हो रहा है वो भविष्य में गलत ना हो और परीक्षा में उसे सही करके आएँ, जिसमें उसमें आपके नंबर माइनस मार्किंग ना हो। तो यह विधि अगर अपनाएंगे तो आपको जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो भी याद हो जाएंगे। और जो अगर आप वीडियो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो जो क्वेश्चन आपने पहले गलत किया, नोट किया, उसको पहले देखें, उसके बाद आपके नेक्स्ट जो न्यू वीडियो है, जो न्यू क्वेश्चन है, उसको देखें। तो चलते हैं, हमारा जो पहला है वह होगा 1955 में। राष्ट्रपति ने 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया था। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और किसकी अध्यक्षता में किया था? बीजी खेर के अध्यक्षता में 1955 में हमारे राष्ट्रीय राजभाषा आयोग का गठन किया था। और अगला है, जो हिंदी की आद्य जननी क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, संस्कृति। हिंदी की आद्य जननी संस्कृत है। संस्कृत, फिर पाली आई, फिर प्रकृति आई, फिर अपभ्रंश आई, अवट आई, फिर हिंदी आई। पहले क्या आई? पहले संस्कृत आई, फिर पाली आई, फिर प्रकृति आई, फिर अपभ्रंश आई, फिर अवहट आई, और फिर हिंदी आई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिपि की आवश्यकता होती है ए भाषा लिखने में, बी भाषा बोलने में, सी भाषा लिखने में, या डी तीनों में। और अगला है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? ए अपभ्रंश साहित्य में, बी जयभट्ट के शिलालेख में, सी पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, या डी अमीर खुसरो की पुस्तक में। तो
इन दोनों का आंसर आपको बताना है कि दोनों का आंसर क्या होगा। ये चौथा क्वेश्चन है, तीसरा और चौथा आपके हैं। इसका आंसर बताना है कि आंसर क्या होगा। तो पहला है कि लिपि की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लिपि की आवश्यकता लिखने में होती है। और देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ए पाली, बी खरोष्टी, सी मंदारिन या डी देवनागरी। तो वर्तमान हिंदी किस भाषा में लिखी जाती है यह बताना है। इसका ऑप्शन नंबर होगा डी देवनागरी लिपि में। मंदारिन तो चीन की भाषा है ना, और जो देवनागरी है वह हिंदी लिपि है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह किस प्रकार की ध्वनि है? ए तालव्य, बी कंठ, सी दंतोष्ठ या डी कंठोष्ठ। और उच्चारण की दृष्टि से वह है ओष्ठ, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ या दंतोष्ठ। यह वर्णमाला से क्वेश्चन है, इसको बताना है कि यह किस प्रकार की ध्वनि है और उच्चारण की दृष्टि से वह है। दोनों ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, दोनों क्वेश्चन। इसमें बताना कि कौन सा आपका सही होगा। जैसे दिया कि यह किस प्रकार की ध्वनि है, तो यह क्या है? यह आपका है तालव्य। ऑप्शन नंबर ए तालव्य है। तालव्य में क्या क्या आता है? च वर्ग का पूरा आता है, च वर्ग का आता है, और य और स, बड़ा स, सलजम वाला स आता है। और कंठ में क्या आता है? क का पूरा, क वर्ग पूरा आता है कंठोष्ठ में और दंतोष्ठ में। तो दंतोष्ठ में तो आता है व। और अगला है उच्चारण की दृष्टि से वह क्या है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दंतोष्ठ। सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? इसका होगा ऑप्शन, इसमें इसका ऑप्शन सी और डी है, इसी दोनों में आंसर है 11 या 12। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या तो होती है 11। स्वरों की जो संख्या होती है वह होती है 11, ऑप्शन नंबर ए। बट अगर कुल स्वर पूछे तो होता है 13। अगला दो क्वेश्चन है अपना, य के उच्चारण में डैश और डैश की सहायता ली जाती है। पहला दंत और ओष्ठ, बी कंठ और तालु, सी छंद और तालु या डी इश्चस तालु। और च वर्ण की ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है? दंत, वर्णस्वर्ण, कंठ या तालव्य। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो पहले का हो जाएगा, ए का उच्चारण कंठ और तालु से होता है, और च वर्ण की ध्वनियाँ आपका तालव्य में आती है। तालव्य में य भी आता है और बड़ा स भी आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ए वाना, आई, इया, बी आवना, खाई या सी आवना, आई, इया या डी आवना, ई, इया।
और अगला है कि दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन है दुर, ऑप्शन है दुर यानी पहले में दुर में हलंत है, और सी है दुरा या डी है दुस। आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो जैसा दिया है पहले का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लिखाई। क्या है आपका, एक मिनट, सुहावना, आवना, लिखाई आई और छलिया, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो आपका सही होगा पहले का। और दुरात्मा में ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी हलंत होगा, र के नीचे हलंत होगा, यह दुरात्मा में उपसर्ग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है कि प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है। ए प्रत, बी प्र, सी प्रतिध्व या डी प्रति। और अगला है अधिकार में उपसर्ग है। ए कार, बी अधि, सी अ और डी कर। इन दोनों को बताना है कि दोनों का आंसर क्या होगा। जैसे दिया कि प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति में क्या है, प्रतिधन ध्वनि होता है। प्रति अलग है, ध्वनि अलग है। ध्वनि में अगर हम प्रति लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, प्रतिध्वनि। और अधिकार में उपसर्ग क्या होगा, कार में हम क्या लगाते हैं, अधि, तो अधिकार हो जाता है। तो क्या उपसर्ग होगा, तो पहले में हो जाएगा प्रति, प्रति ध्वनि, और इसमें हो जाएगा बी अधि, अधिधन कार अधिकार। समझ में आया। इसका अगर ऐसा उपसर्ग पूछता है तो आपको उसका संधि विच्छेद करें, मूल शब्द निकालें। और प्रत्यय भी पूछता है तब भी उसका संधि विच्छेद करके मूल शब्द निकालें, तब आपको मालूम चलेगा कि कौन सा मूल शब्द है और क्या जो है आपका उपसर्ग है या प्रत्यय लगा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका धार्मिक में प्रत्यय है। ए क प्रत्यय, बी इक प्रत्यय, सी मिक प्रत्यय या डी धर्म। तो धार्मिक में आपको प्रत्यय बताना है, धार्मिक में कौन सा प्रत्यय होगा। तो धार्मिक में कौन सा प्रत्यय होगा, तो धार्मिक में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इक प्रत्यय। क्यों कि धर्म में इक लगा दिया तो क्या हो गया, धार्मिक। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह आपका सही होगा, धार्मिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब इसमें संज्ञा से क्वेश्चन है। ए सोना, बी मनाही, सी खुशी या डी विद्वता। और अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। ए क्रोध, बी क्रोधित, सी क्रोधी या डी क्रुद्ध। जैसा दिया कि भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जिसे हम छू ना सकें, जिसको हम छू ना सकें केवल महसूस करें, वह हमारी भाववाचक संज्ञा। जैसे दिया मनाही, मनाही को हम छू सकते हैं, नहीं छू सकते। विद्वता को छू सकते हैं, नहीं सकते। देख सकते हैं, नहीं। खुशी को छू सकते हैं, नहीं। सोना को छू सकते हैं, तो यानी सोना क्या है, हमारी भाववाचक संज्ञा नहीं है। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है, तो क्रोध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्रोध, पहले का ए हो जाएगा और इसका भी ए हो जाएगा, यानी क्रोध। सोना जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है और क्रोध जो है वह संज्ञा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दूध शब्द संज्ञा का उदाहरण है।
ए द्रव्यवाचक, बी भाववाचक, सी समूहवाचक या डी जातिवाचक। और अगला है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञाएं कौन सी हैं? ए सेना, कुंज, परिवार, यौवन, लोभ, मोह, लड़का, मित्र, पंडित, हिमालय, होली, नर्मदा। तो आपको बताना है, पहले तो बताना है कि दूध कौन सी संज्ञा है, और यह बताना है कि इसमें भाववाचक संज्ञाएं का ऑप्शन कौन सा सही होगा। जैसे दिया है, इसमें पूछा है दूध, कि दूध कौन सा है। दूध क्या है? दूध हमारा द्रव्य है ना। दूध में समुद्र तो नहीं आ रहा कि समुद्रवाचक हो जाएगा, या समूहवाचक या भाववाचक या जात। दूध को हम छू सकते हैं तो भाववाचक भी नहीं है, दूध की जाति नहीं होती है, तो इसलिए द्रव्य है। और निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञाएं हैं। सेना भाववाचक नहीं, तो खत्म। लड़का भाववाचक, लड़का जातिवाचक है। सेना क्या है? समूहवाचक है। हिमालय क्या है? हिमालय क्या है आपके? व्यक्तिवाचक है। और यौवन, लोभ और मोह क्या है? हमारा भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? ए भाववाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी जातिवाचक या डी द्रव्यवाचक। तो आपको बताना है कि लड़का किस प्रकार की संज्ञा है। भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या द्रव्यवाचक है। तो लड़का का क्या होती है? लड़का का भाव होता है? नहीं। लड़का व्यक्ति है, व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिगत होता है? नहीं। द्रव्य है? नहीं। तो क्या होगा? लड़का जातिवाचक। लड़कों की क्या होती है? जाति होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? सब कोई, पहला है निजवाचक, बी संयुक्त सर्वनाम, सी निश्चयवाचक या डी अनिश्चयवाचक। और अगला है, आप भला तो जग भला में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? रेखांकित क्या है? आप पर। अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक या निश्चयवाचक। तो आपको दोनों को बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? तो सब कोई यह निजवाचक नहीं है। सब कोई, अगर कोई होता तो अनिश्चयवाचक होता। जैसे अगर आपका कोई दिया होगा तो अनिश्चयवाचक होता। अगर निजवाचक कब होता? जब सर्वनाम आप दिया होता। अनिश्चयवाचक होता यह हुआ होता। ये भी नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी संयुक्त सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संयुक्त सर्वनाम। बी आपका सही हो जाएगा। और इसमें क्या है? आप भला तो जग भला। आप किसके लिए आता है? अनिश्चयवाचक के लिए नहीं। अनिश्चयवाचक के लिए क्या होता है? कोई। पुरुषवाचक के लिए मैं, तुम, वह। निजवाचक के लिए क्या होता है? आप। यानी ऑप्शन नंबर सी। और निश्चय का यह हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही होगा, निजवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? ए पुरुषवाचक, बी निजवाचक, सी निश्चयवाचक या डी संबंधवाचक। तो आपको बताना है कि वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक। वे प्रबल
और ये पूछे सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। तो ये हो जाएगा पुरुषवाचक। वे होता है ना, वे, जैसे मैं तो हो गया, तुम हो गया, और वे सब तो किस में आ गया, अन्य पुरुष में। ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या है कि जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं ए पुरुषवाचक सर्वनाम, बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सी निजवाचक सर्वनाम, या डी संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में तीन होते हैं ना, एक उत्तम होता है, एक मध्यम होता है, एक अन्य होता है। उत्तम में क्या होता है, मैं, वक्ता के लिए। मध्यम में क्या होता है, श्रोता, तुम। और अन्य में क्या होता है, वह सब। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विकल्प में से सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। ए मध्यम पुरुष, बी उत्तम पुरुष, सी निजवाचक, या डी संबंधवाचक। हमने बहुत ही आसान तरीका बताया है कि सर्वनाम पकड़ने का, सर्वनाम पहचानने का। तो इसमें क्या दिया है, आप दिया है ना, बी। यहाँ पे आप दिया, तो आप किस में होता है, निजवाचक सर्वनाम में। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सॉरी, इस जो इसका पहला क्वेश्चन है इसमें क्लियर नहीं है कि क्या पूछा है, पीडीएफ में दिक्कत थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, शायद इसमें ये पूछा था इंदिरा डागी इसका आंसर होता है, बट क्वेश्चन नहीं है तो छोड़िए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा इसमें दो ही क्वेश्चन। अगला है कि मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ए ज्ञानपीठ पुरस्कार, बी मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार, सी सरस्वती, या डी साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साहित्य अकादमी पुरस्कार से। और अगला क्वेश्चन है हमारा इसी में कि सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार का क्या नाम है। नहीं, उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का क्या नाम है। ए रेहन पर रगधू, बी आग की हंसी, सी मिलजुल मन, या डी विनायक। कल के प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन गलत हो गया था, जैसे उसमें कन्फ्यूजन हो गया था। उसमें पूछा था कि 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला, तो वह था 2017 का जो मिला था वह मिला था रमेश कुंतल मेघ को। और उसमें रमेश कुंतल मेघ भी था और रमेश चंद्र शाह भी था। तो हमने पहले रमेश कुंतल मेघ बताया था, फिर रमेश चंद्र शाह बताया। तो उसमें आप करेक्ट कर लीजिएगा, रमेश कुंतल मेघ है। 2017 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार रमेश कुंतल मेघ को मिला था। तो ये इसका पहले का है। और दूसरा क्या है कि व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति के लेखक की रचना है। ए रामदरस मिश्र, बी नरेंद्र कोहली, सी नरेश मेहता, या डी कुंवर नारायण। तो पहले का जो आंसर हो जाएगा वह विनायक हो जाएगा, और इसका हो जाएगा नरेंद्र कोहली, यानी न भूतो न भविष्यति के लेखक नरेंद्र कोहली हैं।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है प्रथम हिंदी सम्मेलन सन में डैश में आयोजित किया गया था। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? ए 1945 उदयपुर, बी 1910 वाराणसी, सी 1955 दिल्ली या 1975 नागपुर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1975 नागपुर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा, अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ए कौली कथा वाया बाईपास, बी कितना बड़ा झूठ, सी एक लड़की या डी यारों के यार। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कली कथा वाया बाईपास, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, झुके कूल सो जल पसरन हित मनहु सुहाय। इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास, बी रूपक, सी यमक या डी उत्प्रेक्षा। और अगला क्वेश्चन है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गयो न उबरे मोती मानुष चून। ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा या डी श्लेष। तो पहले का हो जाएगा, और पहले में दूसरी पंक्ति का पूछा है। अगर पहले में पहली पंक्ति का पूछता तो अनुप्रास हो जाता, कि क्योंकि त का वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। लेकिन इसमें दूसरी पूछा, दूसरी लाइन का, तो इसमें क्या है मनहु। तो मनहु किस में होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर डी। मनहु दिया है ना, मनहु मनु जानो जनु जानो, किस में होता है? उत्प्रेक्षा में होता है। और इसमें कल्पना व्यक्त की जाती है, यानी संभावना व्यक्त की जाती है। और रूपक में क्या होता है? आरोप, सीधे आरोप लगा दिया जाता है, कोई संभावना कोई व्यक्त नहीं, आरोप डायरेक्टली। और रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी श्लेष अलंकार। पानी इसमें है, पानी का क्या है? एक चूने के लिए पानी है, एक मोती के लिए है और एक चोर के लिए है, सॉरी एक इज्जत के लिए है। इसमें है ना पानी गए न उबरे मोती मानस चून। न मोती होगा न चूना होगा, न पानी गया तो इज्जत रह जाएगी किसी की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है? ए आभूषण, बी वस्त्र, सी विशिष्ट या डी वर्ण। और अगला है, जहाँ उपमेय और उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? इसके पहले मैंने ऊपर ही बताया कि संभावना किसमें प्रकट की जाती है। इन दोनों का आंसर आपको बताना है। तो पहले का हो जाएगा आभूषण। अलंकार का शाब्दिक आभूषण होता है, और जहाँ उपमेय उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा होता है, और जहाँ पे तुलना की जाए वहाँ उपमा, जहाँ पे आरोप लगा दिया जाए वहाँ पे रूपक, और न्योक्ति का मतलब होता है अन्य उक्ति के माध्यम से दूसरे को समझाना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार नहीं है? ए रूपक, बी यमक, सी अनुप्रास या डी श्लेष। और अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा अर्थालंकार नहीं है? ए श्लेष, बी विभावना, सी भ्रांतिमान या डी विरोधाभास। तो इसका पहले में हो जाएगा आपका शब्दालंकार नहीं है, जैसे अनुप्रास, श्लेष और यमक शब्दा हैं और रूपक शब्दालंकार नहीं है। और अगला में है कि अर्थालंकार नहीं है, तो ये तो शब्दालंकार श्लेष है ना, तो श्लेष इसमें हो जाएगा। भ्रांतिमान, विभावना और विरोधाभास क्या है? ये हमारा अर्थालंकार है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा
कि निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए है, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। ये तो सही है ना पहला। और अगला है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ये भी सही है। और विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग कहते हैं। ये तो गलत लग रहा है, यही गलत है हमारा। और व्यंजन के से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये आपका सही हो जाएगा, यही गलत दिया है और सभी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, एक संधि का प्रकार नहीं है। ए अनुस्वार संधि, बी स्वर संधि, सी विसर्ग संधि या डी व्यंजन संधि। और अगला है कि उन्माद का संधि विच्छेद क्या होगा। ए उत धनमाद, बी उन धनमाद, सी उन धनमाद या डी उद धनमाद। तो दोनों का आंसर आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। पहला कि एक संधि का प्रकार नहीं है, तो हमारा विसर्ग भी होता है, स्वर भी होता है और व्यंजन होता है, बट अनुस्वार संधि नहीं होती। अनुस्वार जो होते हैं वर्ण होते हैं। और उन्माद में होगा उत धनमाद। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ये और व्यंजन संधि है। उत धनमाद में कौन सी है, व्यंजन संधि। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हम लास्ट दो क्वेश्चन है। उद्घाटन का सही संधि विच्छेद होगा। ए उतधन घाटन, बी उतधन घाटन, सी उद्धन घाटन या डी उद्धन घाटन। और अगला है उन्नयन का संधि विच्छेद होगा। उन धन नयन, उत धन नयन या उत धन नयन। आपको बताना है कि दोनों का आंसर क्या होगा। तो पहले का हो जाएगा जैसे इसका उत धन नयन, यानी बी उत धन घाटन उद्घाटन। और द अगर है तो हो जाएगा। उन्नयन का होगा उत धन नयन। ऑप्शन नंबर डी उन्नयन, उत धन नयन उत्नयन। ये आपका रहा। ये रहे आज के आपके 44 क्वेश्चन। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और आपका कोई भी सुझाव, कोई भी हेजिटेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या आपको दिक्कत है और क्या उसमें आप बेहतर कर सकते हैं। और अगर आप हमसे सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं तो जो आपका नीचे बॉक्स बना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है, उसमें आपको सोशल मीडिया की लिंक है, उस पर आप क्लिक करके आप हमसे सोशल मीडिया में डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं। और अभी तक इस चैनल को अगर आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फेसबुक और व्हाट्सएप जो भी आपका ग्रुप है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।